ये विपक्ष की कमजोरी है या फिर बीजेपी मोदी की ताकत? देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता का कभी एक ठीक से ऑडिट नहीं किया गया है। मोदी जी मुख्य तौर पर उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत के नेता हैं। यहाँ उनके नाम पर कुछ वोट मिलता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। भाजपा वहाँ उनके नाम पर ठीक से जीतती है, पर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में दोनों जगह भाजपा जुगाड़ करती है। ऐसे पूरा पूर्वी भारत जो है दल बदल के जरिए उन्होंने शक्तियाँ ग्रहण की हैं, और उत्तर दक्षिण भारत की स्थिति हम लोग देख ही रहे हैं, उनका कहीं कोई आधार ही नहीं। मोदी जी की बात दक्षिण भारत नहीं सुनता। कर्नाटक में थोड़ी बहुत सुनी जाती है, वो भी ज़्यादा नहीं सुनी जाती, अभी आप देख ही चुके हैं लगातार। तो मोदी जी की लोकप्रियता के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले उसकी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। जी, इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं। विज्ञान भवन पहुंच गए हैं चुनाव आयुक्त, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विज्ञान भवन पहुंच गई है चुनाव आयोग की टीम। विज्ञान भवन में ही दोपहर 3 बजे से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। वहां पर जो तीनों चुनाव आयुक्त हैं, बस उनका इंतजार किया जा रहा है। और फिलहाल चुनाव आयोग से निकलकर अब से कुछ देर पहले जो चुनाव आयुक्त हैं वो पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है वहीं पर। अंकित, मंच पर अब कौन कौन नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, चुनाव आयुक्तों की जो टीम है वो यहाँ पहुंच चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन, लेकिन अभी जो वो कुर्सियां अभी भी खाली है। लेकिन अगर मैं आपको मंच पर दिखाऊं तो इस वक्त जो नीता वर्मा जो कि जो डीजी है, उसके अलावा नितेश व्यास जो कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है, वो मंच पर पहुंच चुके हैं। उसके अलावा जो डीजी मीडिया है नारायणन, वो यहाँ पर मंच पे ही लगातार नजर आ रहे हैं। तो अब आखिरी कुछ मिनटों का इंतजार है, और उसके बाद में क्योंकि जो चुनाव आयुक्त यहाँ पर विज्ञान भवन परिसर में पहुंच चुके हैं, जो चुनाव आयोग के जो तमाम अधिकारी हैं वो उनको रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद में आखिरी मिनटों की कुछ चर्चा अगर है तो किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है, क्या जो आंकड़े हमको पहले जारी करने हैं, उन तमाम चीजों पर चर्चा करने के बाद उम्मीद की जा रही है अगले 8-9 मिनट में यहाँ पर जो तीनों चुनाव आयुक्त हैं वो नजर आएंगे। और हमारा अब तक जैसे कि हमको यहाँ पर जानकारी दी गई है कि शुरुआत के करीबन जो 30-35 मिनट के दौरान, क्योंकि एक बड़ा चुनाव है, देश के तमाम राज्यों में चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव है, लिहाजा पूरा आंकड़ा पेश किया जाएगा कि कितने मतदाता हैं, कितने नए मतदाता, महिला मतदाता, पुरुष मतदाता, किस तरीके से जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी वोटिंग के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया गया है, उसके अलावा पिंक बूथ ये जो बनाए जाते हैं, ये तमाम जानकारियां दी जाएंगी। और उसके बाद में उम्मीद ये की जा रही है करीबन 3:35 या 3:40 वो वक्त होगा जब पहली चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। यानी कि देखिए, ये जो शुरुआती जानकारी है ये अपने आप में अहम हो जाती है। हालांकि हम सभी लोगों की जो ज्यादा दिलचस्पी होती है वो तारीखों में होती है, लेकिन चुनाव आयोग वो जानकारियां इस वजह से देता है क्योंकि वो पूरी तैयारियां की जाती है। और चुनाव आयोग की कोशिश ये होती है, इस मंच से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो कोशिश ये होती है कि वो देश के हर एक राज्य में क्या तैयारियां की गई हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो इसका कैंपेन, चुनाव आयोग का जो सॉन्ग है जो कि मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, वो भी ये है कि मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में। और इसी वजह से जो देश के जो तमाम राज्य हैं उनके जो आर्टिस्ट हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। मकसद क्या है? ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़े। तो आखिरी कुछ मिनट का इंतजार। जी रोमाना। बिल्कुल, देखिए 10 मिनट के आसपास का इंतजार बाकी, और जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं ना, कुल मिलाकर लोकतंत्र का ये पर्व साल दर साल और बड़ा होता हुआ, और आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए चुनाव आयुक्त आएंगे तो वो बताएंगे किस तरीके से इस बार जो वोटर बेस है वो बढ़कर 97 करोड़ के करीब पहुंच चुका होगा। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे ना कि तारीखों का ऐलान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल आखिर की तरफ जाकर होता है, तो लाइटर नोट पर अक्सर चुनाव आयुक्त की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया जाता है कि मैं शुरू में सारी जानकारियां इसलिए दे देता हूं क्योंकि अगर पहले मैं तारीखें अनाउंस कर दूं तो आप लोग मेरी बात जो बाकी बची रहेगी वो तो सुनेंगे ही नहीं। तो इसीलिए पूरा जो तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की जाती हैं उसको लेकर वो विस्तृत जानकारी देश तक पहुंचे, इसीलिए पहले वो जानकारी साझा करते हैं और फिर आखिर में वो तारीखें जिसका आप और हम और पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। लोकतंत्र का ये पर्व और उसी लोकतंत्र के पर्व की जो तिथियां रहने वाली हैं उन्हीं की तस्वीर अब से कुछ ही देर बाद 10 मिनट से भी कम का इंतजार बाकी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और इस बीच जल्दी से एक-एक रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ सभी वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं। जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे 2024 मोदी या मुद्दा, क्या चलने वाला है? देखिए, इकोसिस्टम तो ये ज़रूर है जो आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के पैरेलल में नहीं है कोई, ये इकोसिस्टम है, लेकिन इकोसिस्टम को तोड़ने का काम चुनाव ही करता है। हाँ। पिछले चुनाव में 14 फरवरी पुलवामा निर्णायक घटना थी और इस चुनाव में 14 मार्च जो चंदा लो धंधा दो निर्णायक है। 22 जनवरी नहीं है, राम मंदिर
देखिए, राम मंदिर जो इशू है वो सरकार मतलब वो मुद्दा नहीं जो एंटी को लेकर एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के है। मतलब 14 मार्च की आपने बात की ना, इसलिए आप 14 मार्च को कह रहे हैं, तो मैं 22 जनवरी वाली भी एक तिथि सामने ले आई। लेकिन मैं तो यहाँ पर बात कर रही हूँ कि मोदी का मुद्दा क्या चलने वाला है। देखिए, विपक्ष के पास ना चेहरा है ना मुद्दा है। इधर चेहरा भी है, मुद्दा भी है, दोनों चीजें हैं। अदिति ने और कुर्बान अली जी ने 1996 का उदाहरण दिया कि बिना चेहरे के भी विपक्ष जीत गया। लेकिन ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब जनता में प्रधानमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आक्रोश हो। कुर्बान अली साहब ने 2004 की भी बात कर रहे हैं बार बार कि 2004 भूल गए आप लोग, 2024 में वो कह रहे हैं 2004 हो सकता है। नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, चुनाव में क्या होता है ये हम अभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। ओपिनियन पोल अपनी जगह हैं, लेकिन चुनाव में कई बार ओपिनियन पोल गलत भी होते हैं। लेकिन जहां तक सवाल चेहरे और मुद्दे की है, तो दोनों इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। विपक्ष खाली हाथ, और विपक्ष खाली हाथ क्यों पंकज जी? नहीं, विपक्ष कहाँ खाली हाथ है। वो कह रहे हैं वहां पर कि चाहे चेहरा हो या फिर मुद्दा हो, दोनों बीजेपी के पास है। देखिए, मैंने पूछा कि 370 सीटें कैसे आएंगी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता से। उसने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूथ पर 370 अतिरिक्त वोट लाने हैं, तो 370 सीटें आ जाएंगी। 370 वोट हर बूथ पर अतिरिक्त का मतलब समझते हैं, 12 लाख पोलिंग बूथ हैं, मतलब 44 करोड़ अतिरिक्त वोट, यानी 23 करोड़ पुराने और 44 करोड़ ये, तो 67 करोड़ वोट। 97 करोड़ मतदाता हैं, जैसा आपने कहा 70% मतदान हो तो 68 करोड़ का वोट होगा, उसमें से 67 करोड़ इनको मिल जाएंगे, बाकी विपक्ष को 1 करोड़ मिलेगा। ठीक है, देखिए, नैरेटिव्स हो तो कोई क्या कर सकता है। ये बीजेपी की तरफ से आप कह रहे हैं कि आपको जवाब दिया गया था। कुर्बान अली साहब को जोड़ना चाहते हैं। हाँ, मैं 2009 जोड़ना चाहूँगा कि जब लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री के बहुत सशक्त दावेदार थे और मनमोहन सिंह को सुबह शाम कमज़ोर प्रधानमंत्री कहते थे, जिसके लिए उन्होंने बाद में जाके मनमोहन सिंह से माफ़ी मांगी, वो बुरी तरह से हार गए। और मनमोहन सिंह एक कमज़ोर नेता होने के बावजूद, तो ये हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं। इसका फ़र्क मोदी जी चाहें जिसको जितना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन इस देश में डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और वो वैसे ही रहने वाली। लेकिन नेताओं के बनाने से कुछ होता है क्या, या फिर वो तो जनता फैसला सुनाती है ना? आ रही हूँ सर, आ रही हूँ आपके पास। देखिए, अभी जो कुर्बान अली जी बोल रहे थे, 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड बुलाया चुनाव और बैठ के अपने आप को घोषित करवा दिया, तब उनको पीएम इन वेटिंग बताया गया। तो कार्यकर्ता और मतदाता दोनों आडवाणी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाह रहे थे। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में उनकी लोकप्रियता की वजह से नहीं जीती थी कांग्रेस, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमियां और थोपे गए चेहरे की वजह से कांग्रेस जीती थी। ठीक है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।